नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन को। हमारा 9th पॉइंट था मुगल साम्राज्य के पतन के कारण में अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अनेक अयोग्य और दुर्बल शासक गद्दी पर बैठे। जहांदार शाह, मोहम्मद शाह आदि विलासप्रिय शासक, बाद में मुगल सम्राट अहमद शाह, आलमगीर शाह आलम द्वितीय आदि अयोग्य शासक थे, जो न तो मुगल साम्राज्य की सुरक्षा कर सके और न ही सुचारू रूप से प्रशासन को संचालित कर सके। अगला कारण है अमीरों की गुटबंदी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार में गुटबंदियों का बोलबाला था। दरबार में ईरानियों, तुरानियों और हिंदुस्तानियों के प्रमुख गुट बने हुए थे। इन दलों के अमीर एक तरह से ये अधिकारी हुआ करते थे मुगल साम्राज्य में। जिस तरह से अभी आईएएस ऑफिसर होते हैं, उसी तरह से अमीर मुगल साम्राज्य के हितों की चिंता नहीं करके एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र में लगे रहते थे, जिससे मुगल साम्राज्य को बड़ी क्षति उठानी पड़ी। अमीरों की अयोग्यता और उनका चारित्रिक पतन। मुगल सम्राटों की भांति मुगल सरदार भी विलासी हो गए और उनका नैतिक पतन होता चला गया। उनका अधिकांश समय भोग विलास में व्यतीत होता था। अब उनमें शौर्य, पराक्रम और युद्ध कौशल के प्रदर्शन की भावना लुप्त होती चली गई। दोषपूर्ण सैन्य संगठन। मुगल सेना का मौलिक संगठन दोषपूर्ण था। मनसबदारी व्यवस्था में अनेक दोष आ गए थे। सैनिकों को मनसबदारों से वेतन मिलता था, इसलिए सैनिक मनसबदारों के प्रति ही स्वामी भक्ति रखते थे, मुगल सम्राट के प्रति नहीं। इस प्रकार मुगल सम्राट और सैनिकों में सीधा संपर्क नहीं था। मनसबदार सैनिकों और घोड़ों की गिनती भी नहीं रखते थे। प्रांतपतियों के विद्रोह। केंद्रीय सरकार की दुर्बलता के कारण अनेक प्रांतपतियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और दक्षिण में निजामुल मुल्क ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। बंगाल में अलीवर्दी खान ने और अवध में सुजात खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का विघटन होता चला गया। हमारा 14th पॉइंट है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण में मुगल प्रशासन में भ्रष्टाचार। मुगल प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। प्रांतपति, उच्च पदाधिकारी आदि जनता का शोषण करते थे और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते थे। इस कारण प्रजा में मुगल साम्राज्य के प्रति आस्था समाप्त होती चली गई। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार के नियम के अभाव में सम्राट की मृत्यु पर उसके सभी पुत्र और अन्य संबंधी गद्दी प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। शाहजहां के शासनकाल में उसके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। उसने अपने भाइयों मुराद और दारा का वध करवा दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम, जो उसके पुत्र थे, आजम और मुअज्जम, इनमें भी युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम विजयी हुआ और इन युद्धों में धन जन की भीषण हानि होती थी और साम्राज्य में अशांति और अराजकता फैलती थी। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों का नैतिक पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने वाले अधिकांश मुगल सम्राट अत्यधिक विलासप्रिय थे। वे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और सुरा मतलब शराब तथा सुंदरी के सेवन में डूबे रहते थे। जहांदार शाह अपनी प्रेयसी लाल कुंवर के साथ भोग विलास में लिप्त रहता था। मोहम्मद शाह भी अपना अधिकांश समय भोग विलास में व्यतीत करता था, इसलिए इस मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा गया है। मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह भी एक विलासप्रिय शासक था। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों की शासन कार्यों और लोकोपकारी कार्यों में कोई रुचि नहीं थी, अतः प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया और देश में चारों ओर अशांति और अराजकता फैल गई। देश की आर्थिक अवस्था का शोचनीय होना। शाहजहां के मध्य एशिया और कंधार के युद्धों में, शाहजहां के समय में मध्य एशिया और कंधार के युद्धों में और विशाल इमारतों के निर्माण में खूब धन व्यय हुआ। शाहजहां ने ताजमहल, जामा मस्जिद,
और बहुत सारे जो इमारतें थी स्थापत्य कला की वो बनाई, तो उसमें खूब धन व्यय हुआ। औरंगजेब के समय में दक्षिण के दीर्घकालीन युद्धों ने राजकोष को लगभग खाली कर दिया। जहांदार शाह के समय में सरकारी खजाना खाली हो चुका था तथा शाही कारखानों के सोने चांदी के बर्तन बेचकर सैनिकों को वेतन चुकाना पड़ता था। सम्राट आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, इसके शासनकाल तक आते आते देश का आर्थिक ढांचा छिन्न भिन्न हो चुका था। जनता में असंतोष। मुगल शासन एक निरंकुश राज्य था, इसमें प्रजा का कोई हाथ नहीं था। किसानों की दशा बड़ी दयनीय बनी हुई थी, उन पर करों का भारी बोझ था और उन्हें कठिन परिश्रम के बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। अनेक मुगल सम्राटों ने जनता की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास नहीं किया, अतः भारतीय प्रजा मुगल साम्राज्य को एक विदेशी राज्य मानती रही। इसलिए मुगल सम्राटों को भारतीय जनता की सहानुभूति तथा सद्भावना प्राप्त नहीं हो सकी। विदेशी आक्रमण। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को बुरी तरह से पराजित किया और दिल्ली तथा अन्य नगरों को खूब लूटा। वह भारत से अतुल धन संपत्ति अपने साथ ले गया। नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य का खोखलापन प्रकट कर दिया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने भी मुगल साम्राज्य को प्रबल आघात पहुंचाया और इन विदेशी आक्रमणों ने मुगलों की सैनिक दुर्बलता प्रकट कर दी और मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यूरोपीय जातियों का आगमन। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो अंग्रेजों ने भारत की राजनीति की दुर्बलता का लाभ उठाकर अपनी सत्ता स्थापित करने का निश्चय कर लिया। मुगलों ने अपनी नौसेना को शक्तिशाली बनाने का प्रयास नहीं किया। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और 1764 में उन्होंने बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। और अगर मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, तो आंसर इसी में से बनेगा। हाउ फार वॉज औरंगजेब रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो इसी में से आंसर निकालना है, कुछ टॉपिक छोड़ देने हैं, जैसे कुछ टॉपिक लेने हैं जो औरंगजेब से रिसेंबल करते हैं, औरंगजेब संबंध रखते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब की राजपूत नीति, औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब द्वारा सत्ता और शासन का विकेंद्रीकरण, मराठों से दुर्व्यवहार, सिखों का विद्रोह, औरंगजेब का संदेहशील स्वभाव, औरंगजेब में सृजनात्मक प्रवृत्ति का अभाव, ये टॉपिक इसमें उठा लेने हैं अगर वो केवल औरंगजेब के लिए कारण पूछे तो। कुछ हम इसके छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब के दक्षिण अभियान के 2 कारण लिखिए। औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह बीजापुर और गोलकुंडा के शिया राज्यों को नष्ट कर देना चाहता था। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय के लिए किस मुगल सेनापति को भेजा और उसका क्या परिणाम निकला? तो 1665 ईस्वी में बीजापुर की विजय के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था और इसमें जयसिंह को असफलता मिली और बीजापुर को वह अधिकार नहीं कर सका और बुरहानपुर के पास 1666 ईस्वी में वापस लौटते टाइम उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के आक्रमण के समय बीजापुर और गोलकुंडा के शासक कौन थे? हमने पढ़ा था, उसमें मैंने मेंशन किया था बार बार। तो बीजापुर का शासक तो था सिकंदर आदिल शाह और गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। औरंगजेब के शासनकाल में बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? मैंने बताया था आपको 22 सितंबर 1686 को बीजापुर और 2 अक्टूबर 1687 को गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1686 में तो बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा। किस विश्वासघाती की सहायता से औरंगजेब की सेना ने गोलकुंडा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो उसका नाम था अब्दुल्ला पानी। उसने रात के समय जो है किले का पिछला दरवाजा खोल दिया, अब्दुल्ला पानी। तो इसकी सहायता से औरंगजेब की सेना ने गोलकुंडा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद
मराठों ने किनके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा? तो आप देखिए, एक तो संभाजी उनका पुत्र था, जिसे 1679 के आसपास 1689 में पकड़ करके और वध कर दिया था उसका। उसके बाद राजाराम, फिर उसकी पत्नी ताराबाई, इनके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। संभाजी, राजाराम और ताराबाई। औरंगजेब ने आमेर नरेश जयसिंह को वापस क्यों बुला लिया? बीजापुर अभियान की विफलता से नाराज होकर औरंगजेब ने आमेर नरेश जयसिंह को वापस बुला लिया, और परंतु मार्ग में ही 12 जुलाई 1666 को जयसिंह का देहांत हो गया। मदन्ना और अकन्ना कौन थे? तो मदन्ना और अकन्ना दो ब्राह्मण भाई थे जिन्हें गोलकुंडा के सुल्तान ने शासन की बागडोर सौंप दी थी। बीजापुर के पतन के दो परिणाम लिखिए। बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को खान की उपाधि देकर 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई और दौलताबाद के दुर्ग में कैद कर दिया गया। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ये दो परिणाम इसके हुए। गोलकुंडा के पतन के दो परिणाम बताइए। तो पहला, तो उसे भी पेंशन दी गई। गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह को बंदी बनाकर दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया और 50,000 रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी गई और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। औरंगजेब की दक्षिण नीति के दो परिणाम लिखिए। दक्षिण के युद्धों में मुगलों को जनधन की हानि उठानी पड़ी और दक्षिण के युद्धों ने शाही खजाने को खाली कर दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब उत्तरदायी था। 3 कारण बताइए। एक तो औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब की राजपूत नीति और औरंगजेब की दक्षिण नीति या दक्षिण अभियान। औरंगजेब को किन राजपूत राज्यों से दीर्घ काल तक संघर्ष करना पड़ा जो मुगल साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुए? तो मारवाड़, मेवाड़, इन दो मुख्य राजपूत राज्यों के साथ लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा जो मुगल साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुए। कौन सा मुगल सम्राट शाह बेखबर के नाम से प्रसिद्ध है? शाह ए बेखबर। कौन सा मुगल सम्राट शाह ए बेखबर के नाम से प्रसिद्ध था? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह, जिसने औरंगजेब के ठीक बाद, जिसे मुअज्जम नाम था इसका, लेकिन ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। उत्तराधिकार युद्ध में आजम और मुअज्जम दोनों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो उसमें ये मुअज्जम विजयी हुआ था, जिसका नाम बहादुर शाह के नाम से उपाधि से ये गद्दी पर बैठा था 1707 से 1712 ईस्वी। इसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये शासन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, तो बेखबर रहता था इसलिए। कौन सा मुगल सम्राट अपनी विलास प्रियता के कारण रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था? तो 1719 ईस्वी में जो रोशन अख्तर नाम था इसका वैसे तो, लेकिन ये मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था, तो इसकी विलास प्रियता के कारण इसे रंगीला के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। और 1739 में जब आक्रमण हुआ था नादिर शाह का, तब यही शासक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन से दो भाई सम्राट निर्माता बन गए थे? तो सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला खां, इन्हें सम्राट निर्माता कहा गया क्योंकि इसके बाद फर्रुखसियार वगैरह और बीच में जहांदार शाह वगैरह जो 4-5 शासक हुए, उनको शासक बनाने में इनका काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला खां। मुगल साम्राज्य के पतन के 2 कारण बताइए। औरंगजेब के अधिकांश उत्तराधिकारी अयोग्य, विलासप्रिय और दुर्बल सिद्ध हुए। मुगल अमीरों का नैतिक पतन हो चुका था। 2 विदेशी आक्रमणकारियों के नाम लिखिए जिनके आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह 1739 में और अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। मुगल सम्राटों की योग्यता और दुर्बलता के कारण कौन से प्रांत मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए?
तो बंगाल, अवध और दक्षिण के प्रांत। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा मराठों का उत्कर्ष, शिवाजी की उपलब्धियां और उनका प्रशासन। इसको हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। और इसमें यूनिट हमारी 4th ही रहेगी, मराठों का उत्कर्ष। तो टॉपिक हमारा है ये राइज ऑफ मराठास। तो हम इस टॉपिक को तो देख लेते हैं। राइज ऑफ मराठास, मराठों का उत्कर्ष। तो मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या क्या रहे? एक तो मुगलों की सैन्यवादी नीति, मुगलों की सैन्यवादी नीति। दूसरा, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। तीसरा, मराठों की सैनिक वृत्ति, लड़ाकू प्रवृत्ति। चौथा है मराठों की चारित्रिक विशेषताएं। और पांचवा है मुस्लिम धर्मांधता और हिंदू विरोधी नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो जैसे पहला हम देखते हैं मुगलों की सैन्यवादी नीति। औरंगजेब ने मराठों के दमन के लिए विशाल मुगल सेनाएं भेजी। मुगल सेना नायकों और सैनिकों ने दक्षिण पहुंचकर मराठों के प्रदेशों पर धावे बोले, उनके अनेक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, अनेक गांव उजाड़ दिए, खेती को नष्ट कर दिया। मुगलों की सैन्यवादी और आक्रामक नीति ने मराठों को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया। शिवाजी ने अपने कुशल नेतृत्व से मराठों को अपने झंडे के नीचे संगठित किया और उन्हें एक योद्धा जाति के रूप में परिणित कर दिया। दूसरा है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने मराठा शक्ति के उत्कर्ष में योगदान दिया। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यहां सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण हुआ, जो मराठों की सुदृढ़ रक्षा पंक्ति का काम करते थे। इन दुर्गों की सहायता से मराठों ने उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक अपनी सुरक्षा की और इन दुर्गों में छिपकर मराठे अपनी रक्षा कर सकते थे। महाराष्ट्र की पर्वतमालाओं और पहाड़ी दुर्गों ने मराठों को वीर योद्धा और साहसी तथा चुस्त घुड़सवार बना दिया। मराठों की सैनिक वृत्ति। महाराष्ट्र की कष्टदायक जलवायु, उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ प्रदेश के कारण मराठों को सैनिक व्यवसाय अपनाना पड़ा। कठोर और जोखिम भरे सैनिक जीवन में उनकी अभिरुचि हो गई। एक आदर्श सैनिक में जिन गुणों का पाया जाना आवश्यक होता है, वे समस्त गुण मराठों में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, प्रकृति और जलवायु जन्म से ही उसमें उत्पन्न कर देती थी। मराठों की चारित्रिक विशेषताएं। महाराष्ट्र की उबड़-खाबड़ और अनुपजाऊ भूमि, कष्टप्रद जलवायु आदि के कारण मराठे अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक परिश्रमी, उत्साही, संघर्षशील, आत्मनिर्भर, चुस्त और फुर्तीले हो सके। इन गुणों के कारण वो श्रेष्ठ योद्धा बन गए। ऐसे मराठा सैनिक जब दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ युद्ध करते तो सफलता उनके चरण चूमती थी। और पांचवा पॉइंट है मुस्लिम धर्मांधता और हिंदू विरोधी नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया। बहमनी राज्य के मुस्लिम सुल्तानों ने भी हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार किए। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की, जिसने मुस्लिम सत्ता का प्रबल विरोध किया। 1565 में तालीकोटा या तालीकोट के युद्ध में मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर राज्य को परास्त कर दिया। इस पराजय के बाद मुस्लिम विजेताओं ने विजयनगर राज्य को खूब लूटा, मंदिरों, मूर्तियों को ध्वस्त किया और हजारों हिंदुओं का निर्ममतापूर्वक वध किया। मुसलमानों की हिंदू विरोधी नीति और अत्याचारों ने मराठों में घृणा और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न कर दी और वे शिवाजी के नेतृत्व में संगठित होकर स्वराज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो गए। शेष कारण हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।